नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का मिड डे प्राइम शो और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और इस वक्त बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो लगातार डेवलप हो रही हैं, जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी कि अदालत के मोर्चे से बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जिसमें जहां एक और बिहार की बात आ रही है, जहां पर 50% से अधिक आरक्षण को लेकर अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। बताएंगे उसके बारे में भी, लेकिन साथ ही साथ नीट को लेकर जो तार तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं उसकी भी होगी बात। और दिल्ली का जल संकट जिससे जनता त्राहिमाम कर रही है, करेंगे इसकी भी बात। तमाम अन्य खबरें भी हैं साथ में। आइए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। स्वागत की जोरदार तैयारियां। कथित नीट पेपर लीक मामले पर गरमाई सियासत। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़े मामले के तार। कहा, तेजस्वी के पीएस ने गेस्ट हाउस में बुक कराए थे आरोपियों के कमरे। वहीं मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। हाई कोर्ट में चल रहे मामलों पर लगाई रोक। बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने के खिलाफ बड़ा आदेश। पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण सीमा बढ़ाने का फैसला रद्द किया। राज्य में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% किया गया था। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन जारी। बेंगलुरु में राज्य सरकार के खिलाफ पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक निकाली साइकिल रैली। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में नकली शराब पीने से 35 लोगों की मौत, 70 से अधिक अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री ने दिए सीबीसीआईडी की जांच के आदेश। पहाड़ से मैदान तक मौसम के तेवर में कुछ नरमी। हिमाचल और कश्मीर में बर्फबारी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी से मिली थोड़ी राहत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका दौरे पर। कोलंबो में द्विपक्षीय साझेदारी से जुड़े तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले देश विदेश में मची योग की धूम। वॉशिंगटन डीसी में भी लोगों ने उत्साह के साथ किया योग। और आईसीसी टी20 विश्व कप में आज खेले गए सुपर 8 मुकाबले में इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। वहीं आज शाम भारत और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से, जो सीधे आ रही है बिहार से। कथित नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव से जोड़े हैं ये मामले के तार। उनका कहना है कि तेजस्वी के पीएस ने ही गेस्ट हाउस में आरोपियों के कमरे बुक कराए थे। तो अगर तेजस्वी यादव के पीएस के तार जुड़ रहे हैं तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको सुना देते हैं विजय कुमार सिन्हा ने क्या कहा इसे लेकर, क्योंकि उन्होंने सीधे आरोप लगाया है तेजस्वी पर, क्योंकि उन्हीं के पीएस ने गेस्ट हाउस में आरोपियों के कमरे बुक कराए थे, जिन्होंने इस बात को कन्फेस किया है कि वे इससे मामले से जुड़े हुए हैं। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से
बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे। वहाँ परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है। मैं मांग करूँगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो और बच्चों के भविष्य के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, बिहार को बदनाम कर रहे हैं, सत्ता में रहते हैं तब भी नियुक्ति में घोटाला करते हैं और सत्ता से बाहर रहते हैं तब भी नियुक्ति को प्रभावित करने का खेल खेलते हैं। तो विजय कुमार सिन्हा का बड़ा आरोप है ये कि तेजस्वी यादव के दफ्तर से ही फोन गया था कि आरोपियों का कमरा बुक कराया जाए। इस वक्त पटना से सीधे हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मधुरेश, बिहार की राजनीति में एक भूचाल आता नजर आ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव उन्हीं का दफ्तर जुड़ा हुआ है उस आरोपी से जिसका कमरा बुक कराया गया है। क्या कहेंगे आप, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको भी मिल रही हैं इस वक्त बिहार से? 5 मई को जब नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी उसके बाद ये बात सामने आई कि जो पेपर प्रश्न पत्र थे वो लीक हो गए हैं। इसके बाद जो विपक्ष था वो सीधे सीधे हमलावर हो गया था सरकार पे, लेकिन अब जो पूरा पासा था वो बिल्कुल पलट सा गया है। और अब जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय सिन्हा हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वो दावा कर रहे हैं कि जो ये परीक्षा लीक के जो तार हैं वो सीधे सीधे तेजस्वी यादव तक जा रहे हैं। और जो उनके आप सचिव जो हैं प्रीतम कुमार, उनके कहने पर एक NHAI का जो गेस्ट हाउस है वो बुक किया गया था और वहीं पे जो एक आरोपी है वो रह करके उसने जो आंसर थे उसको रटा था। ये उप मुख्यमंत्री का ये आरोप है। और इसके बाद से जो पूरी तरीके से जो राजनीति है बिहार की वो गर्म हो गई है। हालांकि इस बीच जो राजद की तरफ से है वो लगातार ये दावा किया जा रहा है कि सरकार के ये जो आरोप है ये बेबुनियाद है। और ये हालांकि जो पूरा मामला है वो बिहार की आर्थिक आपराधिक इकाई के द्वारा अभी जांच किया जा रहा है। और इस मामले में जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो अभी तक की फाइंडिंग्स हुई है उसकी रिपोर्ट मांगी गई है जिसपे आगे का फैसला लिया जाए। जी मधुरेश, ऐसे में क्या ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अब आने वाले दिनों में और देखा जा सकता है, क्योंकि एक और राजद की ओर से तो जो बात कही गई वो एक तरफ है, बीजेपी लगातार हमलावर है, लेकिन राजद भी अपनी ओर से कुछ बातों को सामने रखने का प्रयास कर रही है। हाँ जी बिल्कुल, जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो अब बिल्कुल खुल करके शुरू हो चुका है। बीजेपी जहां सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई है और राजद पे ये सीधे आरोप लगाया जा रहा है कि जब वो सरकार में थे तो भी उन्होंने जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी उसको प्रभावित किया। और अब जो सरकार से बाहर हैं तो जो इतना बड़ा मेडिकल एग्जाम होता है उसमें जो नामांकन की प्रक्रिया है वो उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो एक बार फिर से लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बिहार में राजद फिर से जंगल राज लाने की कोशिश कर रही है। वहीं राजद की तरफ से जो तमाम जो आरोप हैं उनका खंडन किया जा रहा है। और राजद एक जहां पहले आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी अब डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है और वो बिल्कुल अपने नेता का बचाव करने की कोशिश कर रही है। जी, लेकिन मधुरेश, ऐसे में ये भी समझा जा सकता है क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जब जांच और आगे बढ़ेगी और ज्यादा लोग दायरे में आएंगे तब ये भी संभावना बन सकती है कि और ज्यादा लोग सामने निकल कर आए और लोगों के नाम निकल कर आए और लोगों पर गिर सकती है गाज। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी सुबह में भी बताया था फिर मैं अभी बता रहा हूँ। अनुराग यादव नाम के एक अभ्यर्थी थे जो नीट परीक्षा दे रहे थे, उनका कबूलनामा सामने आया है। उन्होंने बयान दिया है पुलिस के सामने में कि उनके चाचा के माध्यम से परीक्षा से एक दिन पहले रात में उनको प्रश्न पत्र मिले थे और प्रश्न पत्र जो उनको मिला था और जो उन्होंने परीक्षा में जो जब वो गए तो उनके सामने जो प्रश्न पत्र था दोनों में सवाल बिल्कुल एक थे और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था और उनके सवाल के जवाब वो रात को रट कर गए थे। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के कबूलनामे और भी सामने जल्दी आ सकते हैं
क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो लगातार मामले में जांच कर रही है। बिहार पुलिस में के आर्थिक अपराध इकाई के कुछ जो अधिकारी थे वो अभी एनटीए भी गए थे, क्योंकि पुलिस को जांच के वक्त में कुछ जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे। इसके बारे में एनटीए से सवाल किया गया था, उनसे प्रश्न पत्र की मूल कॉपी मांगी गई थी, जो कि उसे उपलब्ध नहीं हो सका। जिसके बाद एनटीए के जो अधिकारी थे वो सीधे पटना से दिल्ली गए थे और समझा जा रहा है कि आज वो प्रश्न पत्र की मूल कॉपी वहां से लेकर के आ रहे हैं। तो जो यहाँ से अधिकारी गए थे उसमें बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी थे और एक डीएसपी रैंक के अधिकारी थे और वो आज पटना पहुंच सकते हैं। इसके बाद जो है वो जांच का जो दायरा है वो और थोड़ा फलक हो सकता है, बढ़ जाएगा। कई और लोगों के नाम भी सामने आने की पूरी उम्मीद है और जो भी फाइंडिंग्स है वो 1 से 2 दिन में आर्थिक अपराध इकाई लोग शेयर कर सकती है वो हमारे साथ। जी मधुरेश, तो यानी कह सकते हैं कि बिहार में इस मुद्दे को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन वहीं जांच भी आगे तेज रफ्तार से बढ़ रही है। तो नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, हमारे साथ पटना से सीधे जुड़ने के लिए। तो नीट एग्जाम को लेकर जिस तरीके से कह सकते हैं कबूलनामे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो महत्वपूर्ण है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट में चल रहे सभी मामलों पर रोक लगा दी है और साथ ही सीबीआई जांच और दोबारा परीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी किया है। काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से नकार दिया है और इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फिर से करेगा। दरअसल एनटीए ने अलग अलग हाई कोर्ट्स में लंबित केसेस को सुप्रीम कोर्ट में ही ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दाखिल की है और वहीं 8 याचिकाओं में नीट परीक्षा में विभिन्न गड़बड़ियों का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने और सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी की जांच की भी मांग की थी। तो नीट परीक्षा में कानूनी कार्रवाई लगातार आगे बढ़ती हुई। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर रहेगी सबकी नजर। तो आज अलग अलग अदालतों में जो मामले चल रहे हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक लगा दी है। तो जाहिर है कि अब एनटीए की जो याचिका है जिसमें इन सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की बात की गई है, अब उस पर रहेगी सबकी नजर। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। उनके स्वागत की यहाँ जोरदार तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश को विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह 21 जून को श्रीनगर में ही आयोजित किया जाएगा। श्रीनगर के शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह। कभी आतंक का गढ़ रही कश्मीर की धरती से पूरी दुनिया को योग के जरिए शांति का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर को बदलना कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। वहीं 21 जून की सुबह प्रधानमंत्री श्रीनगर में शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद योग सत्र में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में कई खिलाड़ियों सहित हजारों लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए जम्मू कश्मीर में तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आएंगे। इसके लिए प्रशासन और आयुष मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर आ रहे हैं। प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने मिलकर के उसकी तैयारियां अच्छे ढंग से कर ली हैं। मुख्य कार्यक्रम डल लेक के किनारे SKICC के पास होगा। सभी जो 20 जिला केंद्र हैं वहाँ भी अच्छी संख्या में योग प्रेमी इकट्ठे होंगे और जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय ने बनाया है उस हिसाब से योग किया जाएगा। मेरा अनुमान है कि SKICC में जो मुख्य कार्यक्रम है वहाँ 7000 के आसपास योग प्रेमी जुटेंगे।
उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 23 से 24 करोड़ लोगों ने योग करके संपूर्ण विश्व में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस बार का जो थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए, मुझे लगता है कि स्वाभाविक रूप से इससे एक नए प्रकार की जागरूकता भी पैदा हो रही है। पिछले 10 वर्षों में मुझे लगता है कि लगभग 23-24 करोड़ लोगों ने अब तक योग करके एक नया विश्व कीर्तिमान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उम्मीद है कि 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए देश दुनिया के कई लोग योग से जुड़ेंगे। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर, डीडी न्यूज। और इस वक्त श्रीनगर से सीधे नितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो नितेंद्र, कह सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री अब जो श्रीनगर पहुंच रहे हैं तो बेहद खास होगा इस बार का अंतर्राष्ट्रीय समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग समारोह। बिल्कुल ममता जी, बहुत ही खास होने वाला है और मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि ये डल झील है और देश के हर नागरिक को पता है डल झील के बारे में और सबका ये सपना होता है कि यहाँ पर आए। और इस वक्त आप देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है और ये पर्यटकों से भरा हुआ है। पूरे देश और दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो आनंद ले रहे हैं। और यही एक संदेश है, जब प्रधानमंत्री 2 दिन के दौरे पर यहाँ आएंगे तो 2 संदेश खास तौर पे है। एक तो विकास और विरासत, विकास भी और विरासत भी। और ये जो आप पीछे देख रहे हैं पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है डल लेक। जब कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नेतृत्व करेंगे योग दिवस का, तो पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। अभी बीते साल 2 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आए थे जम्मू कश्मीर में और उम्मीद है सरकार को कि इससे बढ़ोतरी मिलेगी। तो यही एक संदेश है श्रीनगर से जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा। आज प्रधानमंत्री एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे शाम में और उसमें विकास की सौगात देंगे जम्मू कश्मीर को। जी 3400 करोड़ का प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, जिसमें सड़क है, जलापूर्ति है, उसके अलावा शिक्षा से जुड़ा मामला है और कृषि से जुड़ा 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो करीब 20 डिस्ट्रिक्ट में 90 ब्लॉक के 15 लाख लोगों को सीधे लाभान्वित करेगा। उसके अलावा 2000 जो सरकारी अभी नई नौकरी पाए हैं उनको नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री देंगे और साथ ही साथ जो युवा यहाँ पर कुछ खास काम किए हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन भी होगा। और कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तकरीबन 7000 से अधिक लोग शिरकत करेंगे। डल झील के ठीक किनारे योग दिवस मनाया जा रहा है, तो एक बहुत ही खास नज़ारा होगा श्रीनगर में। बहुत ही पारंपरिक तरीके से स्वागत करने की तैयारी इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है नितेंद्र। लेकिन इसको लेकर चूंकि कल डल झील के किनारे लोग योग कर रहे होंगे, तो ऐसे में इस बार के इस योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री के वहां आने के कार्यक्रम को लेकर जनता का क्या रुख है? श्रीनगर वासी किस तरीके से, किस उत्साह के साथ इस खबर का अभिनंदन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, श्रीनगर के जो लोग हैं बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। और आज सुबह मैं एक पार्क में गया था, वहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं योग की और वो जो प्रैक्टिस कर रहे थे उनको भी कल पार्टिसिपेट करना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में। और वो बहुत ही बच्चे थे, वो बहुत उत्साहित थे। और यहाँ कई महिलाओं से मेरी बातचीत हुई जो उनका भी ये कहना था कि योग हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाता है, हमें निरोग रहने में मदद करता है, मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है, मेंटल हेल्थ में बहुत बड़ी एक राहत है, स्ट्रेस को कम करता है। तो योग एक धर्म से जुड़ा मामला नहीं है, योग एक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। और इसको अब जो नई पीढ़ी है कश्मीर में वो उसको अपना रही है। और एक बड़ा बदलाव मैंने देखा है कि करियर के रूप में भी बच्चे इसको अपना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 2036 में भारत ओलंपिक की दावेदारी कर रहा है और योगासन को खेल के रूप में भारत ने मान्यता दी है। और अगले ओलंपिक में कोशिश होगी कि योगासन को एक खेल के रूप में शामिल किया जाए।
तो उसकी तैयारी भी यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं। तो समाज का हर तबका बहुत बेसब्री से प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करने के लिए बहुत ही पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। बहुत ही ग्रैंड वेलकम होने वाला पीएम का, क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री पहली बार श्रीनगर आ रहे हैं। तो नितेंद्र, ऐसे में चूंकि हम जानते हैं कि अभी हाल ही में जिस तरीके से नितेंद्र अभी हाल ही में जिस तरीके से आतंकी हमले हुए हैं श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में, उसके मद्देनजर भी क्या सुरक्षा के मोर्चे पर भी इसको एक अहम संकेत माना जा सकता है प्रधानमंत्री का श्रीनगर में जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के समारोह में शिरकत करना? देखिए, जो आतंकी घटनाएं हुई हैं उसका लिंक नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर साल अलग अलग राज्य में अलग अलग शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछली बार प्रधानमंत्री यूएन हेडक्वार्टर में थे, उससे पहले किसी और शहर में। तो इस बार का चुनाव हुआ कि श्रीनगर में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाए और उसकी तैयारी पहले से हो रही थी। तो इससे कोई इसका लिंक नहीं है। रहा सवाल सुरक्षा की बात, तो सुरक्षा बल काफ़ी सतर्क हैं, काफ़ी भारी सुरक्षा का बंदोबस्त है यहाँ पर, और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी तरीके से आतंकी वारदात घटनाएं नहीं हो, इसीलिए धरपकड़ भी जारी है और पूरे राज्य में बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से योग के कार्यक्रम होंगे, लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नितेंद्र, नजर रखिए आप भी, जो महत्वपूर्ण कहानियां वहां से निकलकर भी आ रही हैं योग को लेकर। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया डल झील श्रीनगर से सीधे हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे 2 दिन के लिए और प्रधानमंत्री ने अमेरिकी कांग्रेस सदस्य माइकल मैकॉल के नेतृत्व में द्विदलीय अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। ये खबर जो इस वक्त आ रही है, और हम जानते हैं कि जब भी कोई उच्च स्तरीय अधिकारी मंडल अमेरिका से आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो अमेरिका से प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए, और ये हैंडशेक बहुत कुछ बयां करता है। भारत और अमेरिका 2 ऐसे देश जो एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और दोनों के रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए, खासतौर पर जब हम डिफेंस रिलेशंस की बात करते हैं, रक्षा संबंधों की बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका दोनों देश ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग आयाम में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को गति देती हैं इस तरीके की मुलाकात। और फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तमाम और खबरों के साथ। देखते रहिए मिड डे प्राइम। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, जिसमें आइए बात कर लेते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली में जल संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने की बजाय आरोप मढ़ने में ही व्यस्त है।
कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर लापरवाही और 600 करोड़ के फायदे वाली दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में ले जाने का आरोप भी लगाया है। तो दिल्ली में जहां जनता पानी की कमी से परेशान है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरदार ढंग से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन आम जन को राहत मिले इसको लेकर कोई कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, हमने ये तो सुना कि आतिशी कह रही हैं कि वो अनशन पर बैठेंगी, लेकिन जनता के लिए राहत हो इसके लिए क्या कर रही हैं वो? बिल्कुल आपने सही कहा। आतिशी जरूर आरोप लगा रही है कि जो अगर दिल्ली में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आतिशी ये नहीं बता पा रही हैं कि उनकी बीते 10 सालों से दिल्ली में सरकार है और बीते इन 10 सालों में उन्होंने जो जल के जो स्रोत हैं उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, आखिर जो पानी की किल्लत क्यों हो रही है। और ये समस्या इस बार की समस्या नहीं है, इससे पहले भी ये समस्या आई थी और उससे पहले भी ये समस्या आती रही है। पानी की समस्या पूरी दुनिया में है और दिल्ली में भी इस प्रकार की समस्या जबकि सामने है, तो बीते 10 सालों में इसके लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए। जो अगर आप आंकड़ों के जरिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली में 360 गांव हुआ करते थे और सभी गांव में एक तालाब हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे जो भूगर्भ जल को मजबूत बनाए रखते थे। और जो गर्मी का जो मौसम होता था उस मौसम में भी पानी की किल्लत लोगों को नहीं होती थी। अब दिल्ली सरकार को ये बताना चाहिए कि उन गाँवों में वो जलाशय या वो तालाब हैं या नहीं हैं। जो आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में लगभग 1045 जो जलाशय है उसकी खोज की बात की गई थी कि 1045 जलाशय है। लेकिन अभी जो एनजीटी में जो मामले सामने आए हैं उन मामलों में ऐसा कहा गया है कि 232 जो जलाशय हैं, 232 जलाशय के नाम 1045 से गायब है। इसका मतलब है कि 232 जलाशयों को या तो ढक दिया गया या उसके ऊपर मकान बना दिए गए। इस पर केजरीवाल सरकार को या आतिशी को जरूर जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज जो कैसे हमारा जल स्रोत मजबूत रहे, प्राकृतिक जो हमारे जल के जो स्रोत हैं वो कैसे मजबूत रहे, इसके लिए सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। यमुना का जो फ्लड प्लान है उसकी क्या स्थिति है, केजरीवाल सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि किस तरीके के जो औद्योगिक कचरा जो है, जो दिल्ली का जो औद्योगिक कचरा है पूरे के पूरे यमुना नदी में गिरता है। नतीजा है यमुना विलुप्त होने के कगार पे है दिल्ली, या कह सकते हैं कि यमुना विलुप्त हो गई। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है और लोगों को बता रही है कि इसके खिलाफ हम अनशन पे करेंगे। जो प्रमुख बातें ये है कि वजीराबाद में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो रियर वायर है दिल्ली का, उस रियर वायर में जो पानी का जो लेवल है वो 6 फुट नीचे है। उस रिजर्व वायर में जो पानी का लेवल होना चाहिए वो 674 फुट होना चाहिए और अभी उस रिजर्व वायर में जो वाटर का जो लेवल है वो 6 फीट उससे कम है। इसी वजह से दिल्ली में रोजाना 50 MGD पानी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये संकट देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि धीरज अगर हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो जाहिर है कि वो जो दिल्ली सरकार है उसको इसकी जवाबदेही बनती ही है कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं तैयारी की, जबकि समस्या हर साल आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि अभी अगर हमें त्वरित राहत देनी है तो भाई उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कहा कि पानी दे दीजिए, वो कहते हैं हम देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा मान नहीं रहा। देखिए ये तो उनका आरोप लगाना है। जैसे कि कल ही जो खबर आई है उसके मुताबिक जो दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और उन्होंने हरियाणा का दौरा किया और उन्होंने पानी के मुद्दे पे वहां से बात की। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है वो अलग अलग तरीके का आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि जो मुलक नहर हरियाणा से जो उसका पानी आता है दिल्ली की तरफ, वहां टैंकर माफिया लगे हुए हैं। तो आम आदमी को पार्टी को बताना चाहिए कि ये टैंकर माफिया है कौन पानी दिल्ली में दिल्ली की पानी की लूट कौन कर रहा है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली के पानी का इतना दोहन हुआ है और जिस प्रकार से ये माफिया
जिसको कर सकते हैं कि जो सरकार की जो माफिया है, वो माफिया जिस तरीके से पानी को लूट रही है, आम जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है, और जिसका नतीजा है कि आम लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। बात वही आ जाती है कि प्रशासन दिल्ली सरकार का आरोप पंजाब प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रहा, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल नजर बनाए रखें। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली की जनता जो जल संकट से जूझती नजर आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का, और अगली खबर पर चलने से पहले आइए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के आरक्षण को लेकर लिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले की। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नवसर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और आइए रुक कर लेते हैं पटना से आ रही खबर का, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले कानून को अदालत ने रद्द कर दिया है। साल 2023 में बिहार सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर ओबीसी, अति पिछड़ा, SC/ST को 65% आरक्षण दिया था, और इसी के साथ पटना हाई कोर्ट के फैसले पर याचिकाकर्ता वकील का कहना है कि इससे 2023 में हुई भर्तियां भी प्रभावित होंगी। तो यानी अदालत के इस फैसले का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं किस तरीके से जनगणना के बाद ये फैसला लिया गया, और इस फैसले को जब आज इसके आधार पर ही चूंकि भर्तियां भी की गई हैं, और अदालत ने अपनी तरफ से देखें तो बिहार सरकार ने इसके खिलाफ इस मुद्दे को लेकर जो कानून बनाया, अब अदालत ने ही उसे रद्द कर दिया है, क्योंकि 50% आरक्षण की जो सीमा है वो नहीं लांघी जा सकती, और इसको ध्यान में रखते हुए ही 50 से 65% तक का जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, अब अदालत ने उसे रद्द कर दिया है। क्या रहेगा इसका दूरगामी प्रभाव, रखना होगा इस पर भी नजर। लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला जो पटना हाई कोर्ट से आ रहा है। इससे नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा, उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे। अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून के बेसिस, जो नए कानून जो कि अभी स्ट्रक डाउन किए गए हैं, उसके उस 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। जो आरक्षण का आधार है वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। और आइए अब रुक कर लेते हैं कर्नाटक से आ रही खबर का, जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो वृद्धि की गई है उस पर तो सियासत गरमा ही गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कर्नाटक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मूल्य वृद्धि के खिलाफ भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से विधान सौधा तक साइकिल रैली निकाली। प्रदर्शन के दौरान कर्नाटक पुलिस ने BY विजेंद्र को गिरफ्तार भी कर लिया। तो भाजपा पेट्रोल डीजल में जो दाम बढ़ाए गए उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है।
और देखें तो ये जो जिस तरीके से ये दाम वृद्धि हुई है उसके बाद हालांकि हम ये भी जानते हैं कि किस तरीके से वाटर टैक्स को भी कर्नाटक सरकार ने बढ़ा दिया है। और ऐसे में जबकि लोकसभा चुनावों के बाद ये कदम लगातार उठाए जा रहे हैं तो इसको लेकर कर्नाटक सरकार भी सवालों के घेरे में है और इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और सरकार का विरोध करने के लिए। और इस वक्त बेंगलुरु से हमारी संवाददाता आयशा खानम सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, एक तो ऐसे वक्त में जब पेट्रोल और डीजल की दाम बढ़े हुए दामों को लेकर जनता वैसे ही परेशान थी, राज्य सरकार ने अपनी ओर से फिर इसको आगे बढ़ा दिया। जाहिर है भाजपा विरोध कर ही रही है। जी हाँ, बिल्कुल ममता, लगातार कर्नाटक सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला है और विपक्ष के नेता आर अशोक और बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जो है बीएस विजेंद्र लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कर्नाटक सरकार जल्द से जल्द इस पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ोतरी है, कीमतों में बढ़ोतरी की गई है, उसे विड्रॉ कर ले। लेकिन सरकार अपने डिसीजन पर कायम है और सरकार का ये कहना है कि इस वक्त ज़रूरी है कि कर्नाटक में जबकि आर्थिक हालात ठीक नहीं हैं तो सरकार ये चाहती है कि कुछ स्टेट टैक्स में बढ़ोतरी कर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जुटा सके। लेकिन विपक्ष का ये मानना है कि कर्नाटक सरकार इस समय अपनी 5 गारंटीज के लिए पैसा जुटाने की कोशिश में जुटी हुई है। देखिए, लगातार कर्नाटक सरकार को हर साल 5,600 करोड़ रुपए चाहिए 5 गारंटीज को पूरा करने के लिए, जिनमें कई स्कीम्स हैं। तो ऐसे में इस वक्त कर्नाटक की आर्थिक हालत ठीक नहीं है और विपक्ष का यह दावा है कि कर्नाटक सरकार इस तरह की बढ़ोतरी कर, कम से कम पेट्रोल के दामों और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर कर्नाटक सरकार 3,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। और दूसरी तरफ कर्नाटक सरकार ने यह भी फैसला कर लिया है कि अब पानी जो वाटर टैरिफ है, पानी की कीमतें हैं, उसे भी बढ़ा दिया जाएगा। इससे कर्नाटक सरकार को कम से कम 300 करोड़ रुपए मिलेंगे। और तो और कर्नाटक सरकार इस हद तक तमाम चीजें मोनेटाइज करने की कोशिश कर रही है कि बेंगलोर के बाहरी इलाकों में जो खाली जमीन है उसे भी प्राइवेट कंपनीज को बेचने की तैयारी में है। और सरकार का यह कहना है कि इससे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और इससे राज्य का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है विपक्ष इसमें राजनीति देख रहा है। विपक्ष को नजर आ रहा है कि कैसे ये राजनीति कर्नाटक सरकार की है और किस तरह से कर्नाटक सरकार अपनी जो तिजोरियां खाली होती जा रही है 5 गारंटीज के चलते, इसके चलते कर्नाटक सरकार को कहीं ना कहीं से रेवेन्यू जोड़ना होता है। तो सरकार यही कर रही है, पेट्रोल बढ़ोतरी में अब पानी की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। बिल्कुल। तो आयशा, ऐसे में जब हम देखते हैं चुनावों में एक लंबी फहरिस्त फ्रीबीज की, जिनको हम जन कल्याण की योजनाएं तो बोलते हैं लेकिन दरअसल वो फ्रीबीज होती हैं, ऐसे में एक वर्ग को फ्रीबीज देने के लिए दूसरे वर्ग पर इसका भार डाल देना टैक्स के माध्यम से, इसका भी क्या औचित्य ला रही है सरकार? क्योंकि अब वाटर टैक्स को भी बढ़ाया है। क्या कहना है सरकार का इसको लेकर? जी, वाटर टैरिफ को जो बढ़ाने का प्रपोजल जो है सरकार ने तय कर लिया है, लेकिन अभी उसका ऐलान नहीं हुआ है। यही वजह है कि इससे अभी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। देखिए, सरकार के लिए 1 साल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अब सरकार कह रही है कि राजनीतिक जो इकोनॉमी है, कर्नाटक स्टेट की इकोनॉमी है, वो कुछ हद तक उसे सुधारने के लिए ये जरूरी है कि कर्नाटक सरकार अपनी तरफ से जो कर्नाटक स्टेट टैक्सेस हैं उसमें बढ़ोतरी कर, स्टेट टैक्सेस एक्साइज पे हो या फिर लैंड रिफॉर्म्स पे हो, लैंड वैल्यू गाइडेंस पर हो या फिर वाटर टैरिफ पर हो। और तो और सरकार एक तरफ फ्री बस सर्विस दे रही है महिलाओं के लिए, दूसरी तरफ सरकार अब बस की दरों को बढ़ाने का भी प्रपोजल बना लिया है। तो ये बहुत ही अजीब सी स्थिति है सरकार के सामने, क्योंकि सरकार कहती है कि हम बद्ध हैं अपनी 5 गारंटीज को लेकर, इसे नहीं रोल बैक करेंगे। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि अगर आर्थिक हालत ठीक नहीं है, अगर सरकार के पास तिजोरियां खाली होती जा रही है, तो सरकार को इन तमाम इन 5 गारंटियों को जो राजनीतिक तौर पे ऐलान किए गए थे चुनाव से पहले, इन्हें रोल बैक कर लेना चाहिए कम से कम, तब तक के आर्थिक हालात ठीक नहीं हो जाते। बिल्कुल आयशा, लेकिन ऐसे में ये कह सकते हैं कि कर्नाटक एक उदाहरण बन सकता है इस बात को लेकर कि जो फ्रीबीज की राजनीति की जाती है, इस पर ही सवाल निशान लगा रहा है कर्नाटक का ये माहौल और ये हालात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आयशा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बात तमिलनाडु की कर लेते हैं, जहां के कल्लाकुरिची जिले में अवैध शराब पीने से कम
35 लोगों की मौत हो गई है। 70 से अधिक लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इस मामले की जांच CBCID करेगी। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल अवैध शराब विक्रेता सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसकी जांच के लिए एक जांच आयोग भी नियुक्त किया है, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश गोकुल दास करेंगे। इसके साथ ही बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने 22 जून को DMK सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने भी अवैध शराब मौतों पर शोक व्यक्त किया और पीड़ितों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। और केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने तमिलनाडु के जहरीली शराब मामले में राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि कल्लाकुरिची में जहरीली शराब की वजह से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 70 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने इस इलाकों में अधिकतम तापमान अभिज किया गया है। साथ ही विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और आसपास के दक्षिण बिहार, गांगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। तो लगातार तेज गर्मी से थोड़ी राहत होती नजर आ रही है। तो तापमान में थोड़ी गिरावट लेकिन भले ही आई हो, लेकिन अब भी सावधानी बरतना बेहद जरूरी हो गया है। और ऐसे में हीट वेव से बचाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य विभाग के लिए एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को क्या निर्देश जारी किए हैं आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष जांच हो, गर्मी से संबंधित बीमारियों पर राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रसार करना, ये सब राज्यों को जो एडवाइजरी जारी की है उसी का हिस्सा है कि हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनका प्रसार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसे पहुंचाया जाए। और केंद्र शासित प्रदेश भी हीट हेल्थ एक्शन प्लान को लागू करें। जलवायु परिवर्तन, मानव स्वास्थ्य पर जो टास्क फोर्स हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उनकी बैठकें भी हों और IHIP पोर्टल पर हीट स्ट्रोक के जितने भी मामले आए हैं उन्हें लगातार दर्ज किया जाए और हीट वेव की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दिशा निर्देशों का लगातार प्रसार किया जाए। अस्पतालों के स्तर पर भी हीट स्ट्रोक के जितने मामले आ रहे हैं, जितनी मौत हो रही है, उसकी भी सूची जारी करनी बेहद जरूरी है, वो भी की जानी चाहिए। और गर्मी से संबंधित बीमारियों के लिए जो भी स्वास्थ्य प्रणालियां काम करती हैं वो भी लगातार सही ढंग से काम करें, ये देखना बहुत जरूरी है। और हीट स्ट्रोक के मामलों को रोजाना दर्ज किया जाए और केंद्र सरकार के अस्पतालों में विशेष हीट वेव यूनिट्स शुरू की जानी चाहिए। तो केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, एडवाइजरी जारी की गई है, जिस पर सभी को अगर कदम उठाएं तो बहुत हद तक हीट वेव से सामान्य जन की जो मौत हो रही है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और अब बात दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले की, जिसमें आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा है कि ED के पास आम आदमी पार्टी द्वारा शराब कंपनियों से रिश्वत लेने के पुख्ता सबूत हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ। अरविंद केजरीवाल जिस 7 सितारा होटल में रुके थे उसके बिल का भुगतान भी इसी रकम से हुआ। पार्टी की गतिविधि के लिए उसके संयोजक ही जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा के उम्मीदवारों ने भी नकद पैसा लेने की बात स्वीकार की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण के तहत अकबर नगर में कुकरेल नदी के तट पर बनी 1800 से अधिक अवैध इमारतों को ध्वस्त करने का काम पूरा हो गया है। इस क्षेत्र को अब इको टूरिज्म के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इस खाली भूमि पर ग्रीन नाइट सफारी की तैयारी की गई है। ये सफारी उत्तर भारत का पहला नाइट सफारी बनेगा। तो इस जमीन पर बनेगी नाइट सफारी। इतना ही नहीं, 25 लाख पर्यावरण अनुकूल प्रजातियों का भी यहाँ पौधारोपण किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि अब तक कुकरेल नदी की भूमि पर अवैध कॉलोनी बसी हुई थी। NGT और कोर्ट के आदेश पर ही ये भूमि खाली कराई गई है और अब इको टूरिज्म हब बनेगा
ये पूरा क्षेत्र जहां नाइट सफारी होगी, जहां रिवर फ्रंट बनाया जाएगा, यानी सामान्य जन को खूबसूरत नजारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, बने रहे हमारे साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और मिड डे प्राइम में आइए अब बात कर लेते हैं योग की। आजकल पूरे विश्व में योग की धूम है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले भव्य योग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग भी लिया। तो दुनिया के कोने कोने में योग किया जा रहा है और ऐसे में कल 21 जून जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रंग में सराबोर होगी पूरी दुनिया, उससे पहले विभिन्न जगहों पर योग से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और ये दृश्य वॉशिंगटन के जो आपके सामने थे, लेकिन माल्टा में भारतीय उच्चायोग द्वारा भी वेलेटा के प्रतिष्ठित अपर बराका गार्डन में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया और आयोजन में बड़ी संख्या में योग उत्साहियों ने भाग लेकर योग अभ्यास किया। तो माल्टा के हैं ये दृश्य जहां भारतीय दूतावास ने योग कार्यक्रम का आयोजन किया और बैंकॉक के चुलालोंगकॉर्न विश्वविद्यालय में भारतीय दूतावास द्वारा 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सहभागियों को भारत से उत्पन्न हुई स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान योग का अभ्यास कराते हुए इसके लाभों से भी अवगत कराया गया। तो विश्व के कोने कोने से ये दृश्य लगातार हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, जिसमें योग को लेकर विभिन्न देशों के नागरिकों के बीच उत्साह लगातार सर्वविदित है। और भारतीय दूतावास ब्रसेल्स ने ब्रसेल्स के सिनक्वांटेनियर पार्क में 10वें योग दिवस का आयोजन किया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और योग अभ्यास कर योग के स्वास्थ्य लाभ और जीवन में इसके अन्य महत्वों को भी समझा। और भारतीय दूतावास ने 14 जून 2024 को युवा और खेल मंत्रालय के सहयोग से बगदाद में स्वयं और समाज के लिए योग इस थीम के साथ 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। अलग अलग क्षेत्रों से 500 से अधिक योग प्रेमियों ने इस आयोजन में भाग लिया। इस अवसर पर राजदूत प्रशांत पिसे ने इराकी मीडिया से बातचीत की और सभी के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए योग और इसके लाभ के बारे में बताया। साथ ही भारतीय दूतावास बगदाद द्वारा एक योग आसन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया और विजेताओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय में शारीरिक शिक्षा एवं खेल निदेशक डॉक्टर मुफ्फाक अब्दुल वहाब ने कार्यक्रम के उत्सव में भाग लिया और योग का आनंद उठाया। इस उत्सव को इराकी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बड़े पैमाने पर कवर भी किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मद्देनजर देश भर में जगह जगह योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में चार मीनार में योग दिवस समारोह आयोजित किया गया। तो हैदराबाद का चार मीनार जहां योग कार्यक्रम विशेष तौर पर आयोजित किया गया। तो योग को लेकर सभी वर्ग, सभी आयु के लोग इससे जुड़ रहे हैं और इसके प्रति उत्साह भी दिखा रहे हैं। हैदराबाद का चार मीनार के दृश्य आपके सामने, जहां योग को लेकर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और योगाभ्यास में भी हिस्सा लिया। सो लाइफ इज बेटर विद योग, इस तरह के स्लोगन्स भी इस प्रदर्शन में, इस कार्यक्रम में देखने को मिले। और आइए अब मिड डे प्राइम में देख लेते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वित्तीय प्रणाली को लचीला, भविष्य के लिए तैयार और संकट मुक्त बनाए रखने के विषय पर बोलते हुए कहा कि भारत की घरेलू वित्तीय प्रणाली अब कोविड संकट की अवधि में प्रवेश करने से पहले की तुलना में बहुत मजबूत स्थिति में है।
भारतीय वित्तीय प्रणाली अब बहुत मजबूत स्थिति में है, जिसकी विशेषता मजबूत पूंजी पर्याप्तता, गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का निम्न स्तर और बैंकों और गैर बैंकिंग ऋणदाताओं यानी एनबीएफसी की स्वस्थ लाभप्रदता है। India's domestic financial system is now in a much stronger position, characterized by stronger position than it was before we entered the COVID peak, the period of the COVID crisis. So Indian financial system is now in a much stronger position, characterized by robust capital adequacy, low levels of non-performing assets, and healthy profitability of banks and non-banking lenders, that is NBFCs. I would like to compliment the banks and other financial sector entities for such a stellar performance in the year which has just ended on 31st March this year. There is, however, absolutely no room for complacency because the world is changing, challenges are coming, growing complexities are happening, and as I said, problems can originate from any corner of the financial system within the country or from any corner of the world because of something which may be completely unrelated to you and me. आइए अब रुख कर लेते हैं खेल जगत की खबरों का और सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईसीसी टी20 विश्व कप में आज भारतीय क्रिकेट टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ग्रुप मैच में टीम इंडिया का प्रदर्शन शानदार रहा था और टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान कभी भी टीम इंडिया को हरा नहीं सकी है। टी20 विश्व कप में ग्रुप दौर में शानदार प्रदर्शन करने के बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम की नजर सुपर 8 में अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी। सुपर 8 के पहले मुकाबले में भारत का सामना अफगानिस्तान से होने जा रहा है। टीम इंडिया ने ग्रुप दौर में पाकिस्तान, अमेरिका और आयरलैंड को हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान के साथ सुपर 8 में प्रवेश किया है। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही टीम इंडिया काफी संतुलित नजर आ रही है। बल्लेबाजी में विराट कोहली की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है। कोहली ग्रुप दौर के तीनों मैचों में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे। ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ वो पुरानी लय वापस पाना चाहेंगे। रोहित शर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत दी है, वहीं ऋषभ पंत लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने टीम को जीत दिलाकर मध्यम क्रम की मजबूती दिखाई थी। जसप्रीत बुमराह के नेतृत्व में भारतीय गेंदबाजों ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। बुमराह आयरलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। हालांकि अमेरिका के खिलाफ उन्हें विकेट नहीं मिली थी। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने दूसरे छोर पर बुमराह का अच्छा साथ निभाया है। हार्दिक पांड्या ने भी जरूरत के समय अच्छी गेंदबाजी की है। भारत के लिए सुपर 8 का यह मुकाबला आसान नहीं होगा। उसे अफगानिस्तान से कड़ी टक्कर मिलेगी। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम ग्रुप मुकाबले को छोड़ दें तो अफगानिस्तान ने ग्रुप दौर में शानदार खेल दिखाया था। अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 84 रन से हराकर सभी को चौंका दिया था। इसके अलावा टीम ने युगांडा और पापुआ न्यू गिनी को शिकस्त दी थी। अफगान टीम के खिलाड़ी फॉर्म में हैं और बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लिहाजा टीम इंडिया को सतर्क रहने की जरूरत होगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा है। यानी भारत टी20 में अब तक एक बार भी अफगानिस्तान के खिलाफ नहीं हारा है। हालांकि बारबेडोस के मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस मैदान पर आखिरी बार साल 2010 में टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था, जिसमें इंडिया को हार मिली थी। शुरुआत हो चुकी है सुपर 8 स्टेज की। भारत का पहला मैच है अफगानिस्तान से। क्या विराट कोहली अपना खोया हुआ फॉर्म फिर से पा पाएंगे? क्या अफगानिस्तान जिस तरीके से वेस्टइंडीज के साथ शिकस्त मिली थी उससे उबर पाएगा? देखना दिलचस्प होगा इस मैच में। कैमरा सुरेश जयशंकर के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, बारबेडोस। तो इस बार सुपर 8 के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत उम्मीदें हैं कि हमारी टीम इंडिया जरूर जीतेगी। फिलहाल मिड डे प्राइम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।